हम लोग आखिर अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा अगर बिहार से बाहर निकाल देंगे तो घर को, गांव को, समाज को हम लोग क्या देंगे। बिहार के लिए हम शर्म की बात कहते हैं। कोई बैग का काम कर रहा है, कोई जड़ी का काम कर रहा है, कोई वॉलेट बनाने की काम कर रहा है, कोई चमड़ा का काम कर रहा है। कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट रही है, जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा में काम कर दिया तो बिहार बेहतर हो जाएगा, सिर्फ स्वास्थ्य में काम कर दिया तो बिहार बेहतर हो जाएगा, नहीं। और मुसलमानों की जितनी बड़ी आबादी है वहाँ मुसलमानों की हालत उतनी ज़्यादा ख़राब है। 1 कमेटी, 2 कमेटी, 3 कमेटी, कमेटी पर कमेटी बनाते गए लोग, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब मैं केवल मुसलमानों का नेता नहीं हूँ, मुझे मुस्लिम बहुल क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ रही है, वो आरजेडी रही हो, कांग्रेस रही हो, जेडीयू रही हो, इन सभी ने ये एहसास दिलाया कि मुसलमान यहाँ जो भी है वो हमारे एहसान। कैंडिडेट लोग को गांव के लोग भगा देते थे मुसलमान, हम लोग खुद कह देते थे कि आप जाइए हिंदू भाइयों को देखिए, हम तो आपके हैं ही। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबचुल आरफिन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं, तारिक अनवर चंपारनी साहब, जिनकी तालीम, जो इब्तदाई तालीम की बात की जाए, ग्रेजुएशन की बात की जाए तो इन्होंने सोशल वर्क में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन किया है। मास्टर्स इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से किया है। एमफिल भी इन्होंने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है अपना, और अभी फ़िलहाल पीएचडी कर रहे हैं। हमारे साथ तारिक साहब काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, पदयात्रा में भी हमारे साथ कंटिन्यू चले हैं। तो सबसे पहले हम तारिक अनवर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनसुराज से आपका इतना इनिशियल स्टेज पे जुड़ने का मतलब क्या मकसद था, और मतलब जनसुराज की तरफ आप अट्रैक्ट कैसे हुए, प्रशांत जी की तरफ कैसे इतना झुकाव हुआ कि आप पदयात्रा से पहले से भी इसको फॉलो कर रहे हैं और जनसुराज में पदयात्रा भी काफ़ी दिनों तक किया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। आपका जो सवाल है कि जनसुराज के साथ मैं शुरुआती दिनों से क्यों जुड़ा, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड है और 2 इम्पॉर्टेंट बात है इसमें जनसुराज के साथ जुड़ने का। पहली बात यह है कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है गांव में, मैट्रिक की पढ़ाई गांव में हुई। मैट्रिक के बाद हमें जाने का मौका मिला हरियाणा, वहाँ से हमने फिर +2 किया। दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हमने BSW किया, जैसे कि आपने बताया। फिर बॉम्बे हमको जाना पड़ा, वहाँ से हमने MSW किया। उसके बाद जब नौकरी करने का जब मौका मिला, प्लेसमेंट हुई हमारी, तो हरियाणा में हुई। तो हमने ये देखा कि भाई जो ज़िंदगी का जो एक बड़ा हिस्सा है, पढ़ने से लेकर नौकरी तक का, ये भी हमको अपने गांव से बाहर जाकर, अपने बिहार से बाहर जाकर करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ जो लोग थे दिल्ली में, हमारे साथ जो पढ़ाई करते थे दोस्त हमारे बिहार के, या बॉम्बे में जो लोग पढ़ाई करते थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हम लोग आखिर अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा अगर बिहार से बाहर निकाल देंगे तो घर को, गाँव को, समाज को हम लोग क्या देंगे। तो चलते हम लोग वापस बिहार कुछ अपने स्तर से करते हैं। तो जब हम लोग अपने स्तर से कर रहे थे तो इंडिविजुअल एफर्ट था, कुछ बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन कोशिश कर रहे थे। इसी बीच प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज की पदयात्रा का ऐलान किया। प्रशांत जी से हमारी मुलाकात हुई पटना में, लंबी गुफ्तगू हुई। तो हम पहले बहुत सारे चीज़ों पर कन्फ्यूज़न था, फिर लंबे डिस्कशन के बाद ये समझ में आया कि जो काम हम अकेले करना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी उसी काम को पूरे जनमानस के साथ, बिहार की आवाम के साथ मिलकर बिहार को बदलना चाहते हैं। बिहार में रोज़गार, शिक्षा और जो स्वास्थ्य की जो समस्या है उसको बेहतर करना चाहते हैं। एक ये कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो यह था कि जब हम मुंबई में पढ़ाई करते थे तो फील्ड वर्क करने के लिए हमें झुग्गी झोपड़ियों में जाना पड़ता था। और ये बहुत बिहार के लिए हम शर्म की बात कहते हैं कि जब उन झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे तो वहाँ की जो आबादी थी, लगभग 70 से 80% जो आबादी थी, वहाँ बिहार के लोगों की आबादी होती थी उन झुग्गी झोपड़ियों में। और उसमें भी जो सबसे बड़ी आबादी होती थी वो हम मुसलमान भाइयों की होती थी। कोई बैग का काम कर रहा है, कोई जड़ी का काम कर रहा है, कोई वॉलेट बनाने की काम कर रहा है, कोई चमड़ा का काम कर रहा है, कोई खाना बनाने का काम कर रहा है, कोई चाय के होटल में है। यानी जो बड़ी तादाद थी वो मुसलमानों की थी। तो हमें ये समझ में आया कि भाई पढ़ाई के लिए भी, इलाज के लिए भी और रोज़गार के लिए भी लोग बाहर आ रहे हैं। और उन झुग्गी झोपड़ियों की हालत वैसी नहीं थी। एक ही कमरे में लोग 10-10 लोग रहते थे, 5-6 मशीनें लगी होती हैं, उसी में खाना है, उसी में पीना है, उसी में सोना भी है, और बाथरूम भी उसी में जाना है। अगर किसी को अगर बाथरूम जाना हो तो नीचे नहीं जाते थे, उसी में रहते थे। और 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं वो लोग। तो हमें ये समझ में आया कि जो बिहार की जो दुर्दशा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट रही है, जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो हमको कुछ पहल करना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो उनकी भी यही सोच थी कि हम बिहार में सिर्फ सरकार बदलने और
पार्टी बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जिसमें गांव से लेकर पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक अलग रणनीति होगी, अलग नीति होगी। उनकी जो समस्याएं होंगी उसको हम डील करेंगे, और पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा उस पर हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे। इसीलिए हम जनसुराज के साथ शुरू से जुड़ गए। पलायन के शिकार आप भी हुए, जिसका आपने देखा असर अलग अलग लोगों पे कि गरीबी में लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। इसके वजह से आप बिहार आके प्रशांत जी के साथ जुड़े। बिल्कुल। तो जैसे कि आप प्रशांत जी के साथ जुड़े, तो लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रशांत जी की और जनसुराज की क्या सोच है? अगर वो बिहार में आते हैं तो मुसलमानों के लिए और बिहार की बेहतरी के लिए क्या काम किया जा सकता है? देखिए, क्या वो एरिया होगा जहाँ पे काम करने से बिहार को एक तरक्की याफ्ता राज्य में हम लोग लेके जा सकते हैं? देखिए, जो भी डेवलपमेंट के इंडेक्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डेवलपमेंट इंडेक्स जानते हैं, समझते हैं। अगर उसी को अगर हम लोग टेस्ट कर लिया जाए तो उसमें बिहार सबसे नीचे है। तो हमें सिर्फ ये कह देना कि किसी एक क्षेत्र में अगर जनसुराज काम कर दे, प्रशांत किशोर जी काम कर दे तो बिहार विकसित हो जाएगा, नहीं। बल्कि अलग अलग जो एरिया है, वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, वो रोज़गार हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जब तक सभी क्षेत्र में एक साथ काम नहीं होगा तब तक जो है ना, हमको लगता है कि बिहार कामयाब नहीं होगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार विकसित बिहार नहीं बनेगा। इसलिए सभी जगह एक साथ काम करना हो पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा में काम कर दिया तो बिहार बेहतर हो जाएगा, सिर्फ स्वास्थ्य में काम कर दिया तो बिहार बेहतर हो जाएगा, नहीं, इससे बिल्कुल नहीं होगा। सभी मानकों को एक साथ बराबर लेकर चलना पड़ेगा, तभी बिहार विकसित होगा। और मुझे लगता है कि जनसुराज की जो सोच है, जिस आइडियाज़ के साथ जनसुराज बिहार में पदयात्रा प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, जनसुराज की जो परिकल्पना लेकर चले हैं, मुझे लगता है कि बिहार को एक बेहतर बनाने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा। पदयात्रा में भी आप काफ़ी दिनों तक साथ चले हैं प्रशांत जी के, तो पदयात्रा का आपका क्या एक्सपीरियंस है? अलग अलग गांव में भी आप गए, अलग अलग कस्बे में लोगों से बात किया। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर डेली का डेली चलना यह आसान नहीं होता है किसी के लिए, जब तक उसके अंदर जज्बा ना हो कि बिहार के लिए कुछ किया जा सके। तो पदयात्रा का थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि देखिए, पदयात्रा जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं या उनके साथ जो लोग जा रहे हैं, वो पदयात्रा सिर्फ ऐसे नहीं है कि कोई हम लोग घूम रहे हैं गांव में, सिर्फ वो नहीं है, या कोई पॉलिटिकल टूरिज़्म नहीं है वो, या आप उसको पिकनिक का जो है ना अड्डा नहीं कह सकते हैं। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, और कोई मेन रोड से हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग गांव में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, जो संकीर्ण रास्ते हैं उससे जा रहे हैं, खेत से जा रहे हैं, खलिहान से जा रहे हैं। हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि जाकर अपनी नज़रों से, एक होता क्या है कि पटना में अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो हर जिला से, हर ब्लॉक से अपना एक डेटा मंगा रहे हैं और उसके हिसाब से नीति और रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन जनसुराज ने सोचा कि भाई ठीक है, वो एक लेवल पर सही है, लेकिन जब तक हम लोग गांव में जाएंगे नहीं, उनकी समस्याओं को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, वो किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक अगर हम उन ब्यूरोक्रेट्स के जो डेटा है उस पर भी अगर हम काम करें तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो प्रशांत जी हो या हम सभी लोग जो गांव जा रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी समस्याओं को आंखों से देख के फील करें। जब तक हम लोग अंदर से फील नहीं करेंगे, तब तक अगर हम लोग पॉलिटिकल अगर चेंज ला भी देते हैं बिहार में, तो हो सकता है कि रणनीति के लेवल पर नीति बनाने के टाइम जो नीति निर्धारण होते हैं उस टाइम उनकी समस्याओं को फील न करें। तो असल मकसद यही है कि गांव जाना, उनको देखना, उनकी समस्याओं को जानना, ताकि फिर उस पर हम आगे काम कर सकते हैं। कि जब भी मुसलमानों की बात आती है तो मुसलमानों के पिछड़ेपन की बात आती है। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया कि मुसलमानों की हालत अति पिछड़ों से भी बहुत ज़्यादा गई गुजरी है। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के इस पिछड़ेपन का क्या कारण है? देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो 2004-05 में आई जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, लेकिन उससे पहले यानी लगभग 50-55 साल जो है का जो दौरान है, उसमें धीरे धीरे मुसलमानों की हालत जो है ना बहुत बद से बदतर होती चली गई। उसके बाद 10 साल और जो है ना कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी मुसलमानों की स्थिति बहुत नहीं सुधरी। और ये सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पता नहीं चलता है। जब गांव में हम लोग पदयात्रा करते हैं तो बहुत सारे गांव, लगभग 5-6 हज़ार जो गांव गए हैं, उसमें हम लोग 1-आध हज़ार गांव मुसलमानों की भी गए हैं। और मुसलमानों की जितनी बड़ी आबादी है, वहाँ मुसलमानों की हालत उतनी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ सड़क को अगर देखेंगे, गली नली देखेंगे तो ख़राब है ही। वहाँ जो लोगों का अगर पूछेंगे कि कौन क्या कर रहा है, तो पता चलेगा कि पढ़ लिख कर लोग यहीं बेरोज़गार बैठे हुए हैं। पलायन सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बीच है। बॉम्बे में, दिल्ली में, लुधियाना में और देश के अलग अलग हिस्सों में जितना काम है, बुनकरी का, बैग का और इस तरीके के जो भी काम है, होटल में काम करना, ऑटो चलाना, रिक्शा चलाना, सब में आपको
मुसलमान जो है ना भारी तादाद में दिखेंगे वो पलायन में। तो उससे ये समझ में आता है कि भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो एक सरकारी रिपोर्ट है, उन्होंने जो डेटा पेश किया उसके हिसाब से उन्होंने दे दिया। लेकिन हम लोग पदयात्रा कर रहे थे, अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि उनकी कितनी बदहाली है। एक चीज़, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें जो रिकमेंडेशंस थे अगर उसको भी अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो हमको लगता है कि बहुत हद तक कामयाबी मिल जाती, मुसलमानों की हालात बहुत हद तक ठीक हो जाती। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक और कमेटी बना दी गई, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, दूसरी कमेटी बना दी गई कुंडू कमेटी, तीसरी कमेटी बना दी गई महमूदुर रहमान कमेटी, चौथी कमेटी बना दी गई फातिमी कमेटी। यानी एक कमेटी, दो कमेटी, तीन कमेटी, कमेटी पर कमेटी बनाते गए लोग, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हालात में बेहतरी नहीं होगी, सुधार नहीं होगी। तो जन स्वराज की जो परिकल्पना है, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वह यही है कि अगर हम ग्रास रूट पर जाकर, गांव में जाकर अगर हम डेवलपमेंट अगर करते हैं तो सिर्फ उसमें किसी एक समाज का विकास नहीं होगा, बल्कि जब विकास होगा तो उसमें मुसलमान भी उतने ही हिस्सेदार होंगे, दलित समाज भी उतना ही हिस्सेदार होंगे और अति पिछड़ा भी उतना ही हिस्सेदार होंगे। यानी पूरे समाज को जो है ना उसमें विकसित किया जाएगा। ये मुझे लगता है कि जन स्वराज इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे मुसलमानों की जब बात करते हैं तो हमेशा ये देखा गया है कि अलग अलग पार्टी उनको मनाती है, कन्विंस करती है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके रहनुमा बनेंगे। तो मुसलमानों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, चाहे इंडिया में देखा जाए चाहे बिहार में देखा जाए, तो कभी उन्होंने कांग्रेस को अपना रहनुमा माना, कभी लालू यादव को मान लिया, कभी नीतीश कुमार को मान लिया। तो ये मुसलमान खुद अपना रहनुमा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अलग अलग पार्टियों का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है? अभी हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान जन स्वराज से जुड़े और बोले कि प्रशांत जी हमारे रहनुमा है, जबकि प्रशांत जी ऐसी बात नहीं बोलते हैं। लेकिन ये तो हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर कमी हुई कि हम अपना रहनुमा किसी को बना रहे हैं, अपना रहनुमा खुद बनने के बजाय। जैसे आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो आप अपने समाज में आके यहाँ पे खड़े हैं ना कि मैं अपने समाज की रहनुमाई करूँगा। तो ये कमी कहाँ पर लग रही है आपके मुसलमानों में कि बहुत गिने चुने बच्चे ही हैं जो राजनीति में, पॉलिटिक्स में आ पा रहे हैं? क्या कमी है इसका? देखिए, आज़ादी के बाद जब पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, जब पहली बार आम चुनाव हुआ, तो इस देश के मुसलमानों के जो सबसे बड़े फिगर थे, सबसे बड़े नेता थे, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहली बार चुनाव लड़ाया गया रामपुर लोकसभा क्षेत्र से। और जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब कांग्रेस ने जब रामपुर से जब चुनाव लड़ाया, तो मौलाना का ये स्टेटमेंट है, इंडिया विंस फ्रीडम में भी उन्होंने लिखा है और बहुत सारे स्कॉलर ने उसको कोट भी किया है। उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं केवल मुसलमानों का नेता नहीं हूँ, मुझे मुस्लिम बहुल क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है। मैं इस देश का नेता हूँ और मुझे वैसे सीट से चुनाव लड़ाया जाए जहाँ पर सभी समाज, सभी धर्म के लोग बराबर हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद को रामपुर इसलिए लड़ाया गया पहली बार 1952 में, और 1957 में मेवात का जो इलाका है गुड़गांव, इसलिए लड़ाया गया था ताकि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आप सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं। नहीं समझे? ये उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाली गई कि आप मुसलमान सीट से ही जीत सकते हैं, आप उसी के नेता हो सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो सर्व समाज है उसके बीच एक्सेप्टेंस मुसलमानों का न बढ़े। तो ये एक सोची समझी रणनीति 1952 से लेकर आज तक रही है कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कहीं ना कहीं एक दायरे में जो है ना समेट दिया जाए और मुसलमानों को उससे बाहर नहीं निकाला जाए। अब आप जब बिहार की जब हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं तो जब देखते हैं पश्चिमी चंपारण से लेकर और हम लोग किशनगंज तक जाते हैं, जहाँ भी मुसलमानों की आबादी 50,000 से ज़्यादा है, वहाँ पर मुसलमान विधायक नहीं हैं। कुछ जगहों का अगर छोड़ दिया जाए जहाँ 70%, 75%, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो पार्टियाँ रही है, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ रही है, वो आरजेडी रही हो, कांग्रेस रही हो, जेडीयू रही हो, इन सभी ने ये एहसास दिलाया कि मुसलमान यहाँ जो भी है वो हमारे एहसान पर है, हमारे भरोसे है, हम जिसे चाहेंगे उसे ही टिकट देंगे, वही जीत कर आएंगे। उन्होंने कभी इम्पावरमेंट की बात ही नहीं की। पॉलिटिकल इम्पावरमेंट जो एक कम्युनिटी में होना चाहिए उसकी बात ही नहीं करते। आप एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, एक रामविलास पासवान जब बिहार में इमर्ज किए तो आप देखेंगे कि एक टाइम में 5-5, 7-7 पासवान जाति के सांसद होते थे, 7, 8, 10 पासवान जाति के विधायक होते हैं। लेकिन मुसलमानों में ये एहसास ही नहीं पैदा कराया गया। मुसलमानों को ये कहा गया कि आप हमारे भरोसे रहिए, हम आपकी सुरक्षा को देख लेंगे। और सुरक्षा को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि मुसलमानों की बेसिक चीज पर कोई चर्चा ही नहीं। पार्टी अगर मुद्दा रखती है मुसलमानों उसके शिक्षा पर बात नहीं हुई, उसके स्वास्थ्य पर बात नहीं हुई, उसके पलायन पर बात नहीं हुई, उसके रोजगारी पर बात नहीं हुई। आप देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज से 100 साल पहले जो है अलीगढ़ में खुला, उसका
उस लेवल का आज तक बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को 100 साल पहले लोगों ने खेला। बिहार में इतने सारे मुसलमान हैं, एक उस लेवल का यूनिवर्सिटी नहीं हुआ। एक सेंटर भी खोला गया तो आज तक जदयू की सरकार रही, कांग्रेस सरकार में रही, आरजेडी सरकार में ये लोग महागठबंधन बनाकर भी रहे, आज तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेंटर को जो है ना खोल दिया जाए। जी। उन्हें सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मुसलमान के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो फिर ये हमारा झंडा नहीं ढोएंगे, हमारे पीछे जो है ना नारा नहीं लगाएंगे, समझ रहे ना। तो इसलिए इनको जानबूझकर वहाँ रखा गया। मुसलमान कहीं ना कहीं किसी हद तक सेटल हो गए या फिर अपना रहनुमा मान के निश्चिंत हो गए कि चलो ये मेरे लिए करेगा, और अपने लिए उन्होंने खुद नहीं किया। नहीं, मैं पहले ही इसीलिए बोला ना कि एहसास कमतरी का शिकार जो है ना मुसलमानों को ये एक दिन में नहीं बनाया गया। ये 1952 से लेकर आज तक उनको ये एहसास दिलाया गया कि आप हमारे भरोसे रहिए, आप सुरक्षित रहिएगा। कितना सुरक्षित है ये एक अलग जो है ना विषय है। जब तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे इसी बिहार में, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उनके रहते हुए बिहार शरीफ में इतना बड़ा दंगा हुआ। मुसलमानों की मस्जिद को जला दिया गया, लाइब्रेरी को जला दिया गया, 100-200 साल पुरानी लाइब्रेरी जला दी गई, हजारों किताब जला दिए गए। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते हुए एक विजिट तक नहीं किया। नीतीश जी वहाँ के रहने वाले हैं, नालंदा बिहार शरीफ के रहने वाले हैं, लेकिन नीतीश जी वहाँ गए नहीं, अपने गृह क्षेत्र नहीं गए। सुरक्षित भी नहीं है मुसलमान, शिक्षा नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये मुसलमानों को अब खुद सोचना होगा कि भाई हम जिसको रहनुमा मान रहे हैं वहाँ सुरक्षा तो हम मिल नहीं रहा है, हम सुरक्षित है नहीं, शिक्षा नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम एक नए विकल्प की तरफ चले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को मसीहा मान लिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक नई कोशिश हो रही है तो उसकी बुनियाद में आप जाइए। अगर आप बुनियाद में नहीं जाएंगे, आप अभी से अगर विरोध करेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, आपको वोट नहीं देना मत दीजिए, लेकिन उस लेवल पर आप विरोध करने मत जाइए कि जब कल ये पार्टी एस्टेब्लिश हो जाए तो आप जब उनके पीछे भीड़ बनकर जाए तो वो कहे कि भाई जब हम बना रहे थे, बुनियाद में जब हम थे तो आप उस टाइम तो थे ही नहीं। सही बात। अभी जब अगर हम उसके साथ जुड़ेंगे तो हम अपनी बातों को रखेंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे, उनके साथ जुड़कर बराबर में। जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम पीछे चलाने नहीं आए, आपको हम अपने साथ चलाने आए, आप हमारे बगल में चलिए। तो ये मुसलमानों को अब सोचना पड़ेगा कि हम मसीहागिरी छोड़कर असल मुद्दों पर हम बात करें। तो अभी लग रहा है आपको कि जैसे प्रशांत जी बोल रहे हैं कि हम पीछे चलने वालों को नहीं, अपने साथ लेके चलने वालों को है, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग जुड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुसलमान भी जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं? जबकि ये बात भी चलती रहती है बीच बीच में कि प्रशांत जी ने मोदी जी के साथ काम किया, बीजेपी को जिताने का काम किया, तो ये हो सकता है बीजेपी की बी टीम हो, या फिर और भी अलग अलग अफवाहें चलती है। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं? या प्रशांत किशोर जी का वो प्रोफेशन था जी, वो कंसल्टेंसी उनका वो प्रोफेशन था। आप एक चीज़ मुझे बताएं कि एक कवि है, एक शायर है, एक शायर पूरी ज़िंदगी शायरी करता है और आखिरी में राज्यसभा चला जाता है, नेता बन जाता है। एक ठेकेदार पूरी ज़िंदगी ठेकेदारी करता है और आखिरी में जब पैसा होता है, संसाधन होता है, तो वो कहीं से टिकट लेकर विधायक बन जाता है, राज्यसभा चला जाता है। एक व्यापारी जब खूब उसका एस्टैब्लिश हो जाता है तो पैसा इन्वेस्ट करता है और राजनेता बन जाता है। जब एक व्यापारी, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक कवि, शायर जब अपनी पूरे प्रोफेशन के जब उरूज पर जाकर अपने आप को एस्टैब्लिश करके जब वो राजनीति कर सकता है, तो एक व्यक्ति जो 10 साल अपना पूरा इसी राजनीतिक प्रोफेशन में दिया है, उसको कंसल्टेंसी कह लीजिए, उसको आप स्ट्रेटजी कह लीजिए, उसको रणनीतिकार कह लीजिए, लेकिन वो इसी पॉलिटिकल इकोसिस्टम में रहा है। जब वो अपने आप को एस्टैब्लिश करके और एक नई लाइन खींचकर जब एक नई पॉलिटिकल व्यवस्था बनाने की जब वो कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जो लोग इसको दूसरी तरह से सोचते हैं उसको एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए कि अगर एक आदमी कोशिश कर रहा है तो अगर हम उसके साथ नहीं चल रहे हैं तो कम से कम अप्रिसिएट करें कि भाई बिहार जैसे बदहाल स्टेट में कोई आगे बढ़ रहा है और बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात कि आपने बी टीम की जो बात कही, भाजपा की बी टीम की बात, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ इस देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो दीदी रही हो टीएमसी, एक लंबे टाइम तक बीजेपी के साथ काम की है, आज कांग्रेस के साथ शिवसेना है, पूरा 50 साल ठाकरे जी का एंटी मुसलमान जो है ना उनकी पॉलिटिक्स रही है। आप लालू यादव को देख लीजिए, लालू यादव जब 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो पहली बार उन्होंने 36 या 26 बीजेपी विधायकों का समर्थन लिया था। और जब उसके बाद आडवाणी का जब प्रकरण हुआ रथ यात्रा वाला, तो इंदर सिंह नामधारी गुट के लोगों को इन्होंने तोड़कर अपने साथ रख लिया और लगातार मुख्यमंत्री जो है ना बीजेपी के लोगों के सपोर्ट से रहे। जब लालू यादव जब मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी के सपोर्ट से बन सकते हैं, कम्युनिस्ट भी एक टाइम पर, आप जब उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे, पंजाब आप देखेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे 67 में, तो कम्युनिस्ट ने भी जनसंघ के लोगों के साथ समझौता किया था। तो ये सारे लोग, स्टालिन हैं,
सबसे बड़े सामाजिक न्याय के योद्धा बने हुए हैं। स्टालिन ने भी बीजेपी के साथ काम किया है। हेमंत सोरेन जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो पहली सरकार ही बनी है बीजेपी के सपोर्ट से। तो ये सारे लोग जो आज इंडिया अलायंस में सबके सब बीजेपी से होकर आए हैं। लेकिन जन स्वराज के जो प्रणेता है प्रशांत किशोर जी, इन्होंने एक क्या किया, कंसल्टेंसी दिया है बीजेपी को। उसके बाद जितनी भी इन्होंने कंसल्टेंसी दी है वो एंटी बीजेपी लोगों को दिया है। तो एक आदमी सिर्फ कंसल्टेंसी देकर बीजेपी का एजेंट हो गया। और इतनी सारी पार्टियां जो बीजेपी के साथ रहकर काम की है, उसके साथ सरकार बनाई है, वाजपेयी सरकार में सारे लोग शामिल थे, तो वो जो है ना बीजेपी के एजेंट नहीं हुए। तो ये समझ का फेर है, आदमी कैसे जो है ना चीज़ों को लेता है, कैसे समझता है। ये समाज में फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है ताकि बेस ना बन पाए जन स्वराज का। क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका प्रशांत किशोर जी को और जन स्वराज को एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। तो भाई मुसलमान कैसे प्रशांत किशोर की तरफ न जाए, तो उसका बस एक ही टॉनिक है कि उसको एंटी बीजेपी साबित कर दीजिए। जी जी। अच्छा, हम आपसे एक और सवाल पूछ रहे हैं। जैसे 2025 का इलेक्शन आने ही वाला है, तो 2025 के दावेदार जो हैं वो नीतीश कुमार भी हैं, वो अपने तेजस्वी यादव भी हैं और प्रशांत किशोर जी भी हैं। तो आपको अभी के सिचुएशन में क्या लग रहा है, इन तीनों में कौन है? जैसे अगर हम आरजेडी की बात करें तो अगर जन स्वराज नहीं आता, बिहार में नहीं आता, तो आरजेडी के पास एकदम क्लियर ये था, मतलब आगे का ये था कि जीतने का चांसेस है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना ट्रस्ट खो दिया है। कभी इधर से इधर चले आते, इधर से इधर, तो पब्लिक भी थोड़ा कंफ्यूज होती है। तो अभी प्रशांत जी के आने के बाद 2025 का इलेक्शन में क्या बदलाव हो सकता है, कैसा ये जा सकता है? देखिए, मैं तो कोई रणनीतिकार नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी समझ है, जो हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, उससे मुझे यही समझ में आता है कि बिहार में नीतीश कुमार अब काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। 15-20 साल उनका पूरा हो चुका है। लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक उनको देख लिया, इसलिए अब बिहार जो है किसी युवा के हाथ में बिहार को सौंपना बिहार की जनता चाहती है। तो नीतीश जी तो ऐसे ही अब रिटायर्ड हो चुके हैं। बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा फेस है नहीं, खासतौर से युवाओं में। कल प्रदेश अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया है जायसवाल जी को, तो वो भी जो है ना 60, 65, 70 के हो गए हैं। तो कोई ऐसा फेस है नहीं बीजेपी जिसको आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर चुनाव लड़े। अब रह गया कि 3 नाम रह जाते हैं, एक प्रशांत किशोर जी, एक तेजस्वी यादव और एक चिराग पासवान। चिराग पासवान बीजेपी के रहमो करम पर है, वो लिमिटेड है कि उनको उतना सीट चाहिए होगा, वो बार्गेन करेंगे और अपना जो है सीट लेंगे और चले जाएंगे। दूसरे रह गए तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव के पास न वो नीति है, न रणनीति है, न बिहार को लेकर कोई बहुत बढ़िया मॉड्यूल उनके पास है कि जब वो सरकार में चले आएंगे तो वो बिहार को विकसित करने में उनके पास ये एजेंडा होगा, ये मॉड्यूल है नहीं। तो बिहार की जो जनता है वो पॉलिटिकली बहुत चालाक है। और मैं ये सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली के सर्किल में भी जब हम लोग बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई बिहार की जनता बहुत चालाक है। तो बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं असेसमेंट कर रही है। और जब हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वहाँ लोग जन स्वराज को समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की आइडिया को जो है ना लोग कहीं ना कहीं आत्मसात कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में 2025 का जो चुनाव होगा वो बिहार को में बदलाव का चुनाव होगा। और बदलाव के लिए ये कि नया विकल्प प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के रूप में, क्योंकि तेजस्वी यादव को महागठबंधन बनाकर भी 2 बार देख चुके हैं लोग, और उससे पहले लालू जी को भी देख चुके हैं। तो जनता असेसमेंट करेगी और प्रशांत किशोर जी नए विकल्प है और जन स्वराज नया विकल्प है। लोग जन स्वराज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव भी हम लोग घूम रहे हैं और पीछे के जो जहां पदयात्रा हो चुकी है वहां भी हम लोग जा रहे हैं। तो लोगों के अंदर आकर्षण बढ़ रहा है। और 1 साल अभी हमारे पास टाइम है, जन स्वराज के पास टाइम है। हमको लगता है कि 1 साल में तो बहुत कुछ नया हो जाएगा। अच्छा तारिक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहते थे। एक लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है आजकल, कांवड़ यात्रा में ये मतलब लोगों ने अलग अलग डायरेक्शन दिया है कि जिस जिस तरफ से यात्रा गुजरेगी वहाँ पे दुकान पे अपना नेम प्लेट लगाना होगा। तो नेम प्लेट लगाने से अब कांवड़ यात्रा में थोड़ी सी हलचल मची है, क्योंकि अगर किसी मुसलमान का दुकान है तो वहाँ पे लोग जाने से परहेज़ करेंगे, कांवड़ यात्रा वाले लोग जो हैं। तो आपको क्या लगता है, ये एक साजिश की तरह किया जाए? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स भी कर लिया, लेकिन तब भी एक लोकल प्रेशर की वजह से अभी भी लोगों को अपने दुकानों पर नाम लगाना पड़ रहा है। और तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को ये दबाने की कोशिश है, या फिर मुसलमानों को उस हालत तक ला के पहुँचाने की ज़रूरत है कि आप ज़िंदा हैं और आप सेफ़ हैं इस कंट्री में? बहुत बड़ी बात है। आप सत्ता के बारे में मत सोचिए, आप अपने सोसाइटी को बढ़ाने के बारे में मत सोचिए। ये उस तरीके की सोच है ये, मतलब देखिए दो तीन चीज़ है। एक चीज़ तो ये है कि लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, लोकसभा के इलेक्शन में आप देखेंगे कि यूपी में बीजेपी को हार हुई, उसको हार ही हम लोग कहेंगे। 36-37 सीट जो है ना बीजेपी के लिए कोई मोरली, हाँ वो मोरली हार है। दूसरा कि हरियाणा में इलेक्शन है और जाट कम्युनिटी ने एक बड़ी संख्या में
एंटी बीजेपी वोट किया है, और जब हरियाणा में वोट होगा तो जाटों का सपोर्ट चाहिए। और ये पूरा कांवड़ यात्रा वाला जो पूरा इलाका है पश्चिमी यूपी वाला, ये जाट बेल्ट है। ये मुसलमान और जाट का वहाँ पर अच्छा कोलिशन हुआ था। तो बीजेपी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत भी इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल दे रही है कि उसका फ़ायदा हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में हो, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि ये सच्चाई है कि मुसलमानों को लगातार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई आप कमाओ, खाओ, पियो, सब करो, लेकिन आप पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन की तरफ मत जाओ। अगर मुसलमानों के पास अगर आर्थिक अगर उन्नति होगी तो आर्थिक उन्नति के बाद आदमी क्या करता है, सोचता है कि भाई चलो थोड़ा राजनीति में भी हम हाथ आजमा लें। या कोई व्यक्ति उसका अगर चुनाव लड़ रहा है तो जो 10-20 लोग जो समाज के लोग होते हैं, संपन्न लोग, वो उसको फंडिंग भी करते हैं। तो ये एक साजिश है। और प्रशांत किशोर जी तो लगातार इस बात को कहते हैं कि भाई मुसलमानों को यहाँ से भगाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है, भाजपा या उसके जो सहयोगी लोग हैं भगाने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ खाए पिए रहे, लेकिन पॉलिटिकली जो है ना बहुत स्ट्रांग ना हो जाए। जैसे ये अगर साजिश है तो मुसलमान, हमको लगता है इस साजिश में फंसते भी जाते हैं, क्योंकि जब भी मुसलमान अगर किसी को वोट देते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि हम मुसलमानों का मुद्दा क्या है, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। वो ये देखते हैं कि कौन पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकता है। बिल्कुल, मैं इसमें विपक्ष का भी रोल मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ यानी इस कांवड़ वाले नहीं, बल्कि अगर बीजेपी इस तरह का कोई मुद्दा अगर उठाए तो विपक्षी लोग उस पर और ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि मुसलमानों का जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको उसी में उलझाया जा सके। वो शिक्षा की बात न करे, स्वास्थ्य की बात न करे, रोजगार की बात न करे, पलायन की बात न करे, बल्कि पूरा जो सोशल मीडिया का डिबेट हो, जो पूरा मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया का डिबेट हो, उसी के इर्द गिर्द हो और मुसलमान उसी पर फोकस रहे। अपने जो वोट करने जाए तो सिर्फ वही सोचे कि यार वहाँ कांवड़ यात्रा की वजह से जो है ना मुसलमानों को जो है ना डिस्टर्ब किया गया, लिंचिंग के नाम पर जो है ना डिस्टर्ब किया गया, तो मुसलमान उस ऑर्बिट के बाहर, उस दायरे के बाहर सोच नहीं सकते। मेन मुद्दे पे आने ही नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। तो मुसलमानों को भी ये सोचना होगा, ठीक है मुसलमानों के साथ लिंचिंग हुई है, मुसलमानों के कांवड़ वाले में जो है ना मुसलमानों का नेम प्लेट जो है ना दुकानों पर लगाया गया है, वो उसका हम सामना करेंगे। कोर्ट ने हमारे फेवर में जो है ना बात कही है, लेकिन उसके अलावा भी जो और चीज़ें उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम यानी कि किसी को फ्री हैंड नहीं छोड़ सकते, किसी दल को, किसी पार्टी को हम लोग फ्री हैंड नहीं छोड़ सकते कि नहीं तुम जो है ना सिर्फ एंटी बीजेपी बात करो, तुम जो है सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात करो। नहीं, हमको सुरक्षा भी चाहिए, हमको रोजगार भी चाहिए, हमको स्वास्थ्य भी में बेहतरी चाहिए, हमको पलायन से भी हमको छुटकारा चाहिए, हमको रोजगार भी चाहिए। मुसलमानों को इस पर बात करनी चाहिए, सिर्फ उसी में नहीं उलझना चाहिए मुसलमानों। अच्छा, एक तालीम की भी बात करें तो जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से की है, मास्टर्स भी किया, अभी फ़िलहाल PhD भी कर रहे हैं, तो आपके जैसे कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इतनी अच्छी तालीम हासिल कर पा रहे हैं आज के समाज में, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब आप जैसे किसी भी अगर देश की बात करें तो उसका फाउंडेशन जो होता है वो एक एजुकेशन पे होता है, कि जितने एजुकेशन अच्छी हुई जिस समाज की, वो उतना ज़्यादा अच्छा बढ़ता है। तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो ये तीनों आज़ादी के बाद सेम पेज पे थे, एक ही तरीके से राज्य थे दोनों अगर बात करें तो। लेकिन धीरे धीरे करके बिहार पिछड़ता चला गया। तो इसमें मुसलमानों का ही बहुत बड़ा हाथ है कि मुसलमानों ने तालीम हासिल नहीं की, जो कि एक सच्चाई है। तो आपने जो तालीम हासिल की वो उसका मतलब वैसे लोग क्यों नहीं समाज में आ पा रहे हैं कि वैसी तालीम हासिल करें जैसे आप अपनी बात को रख पा रहे हैं हमारे सामने? वैसे इतने कम लोग क्यों हैं मुसलमानों में जो अपनी आवाज़ को खुलेआम रखें समाज के सामने? पहली चीज़ ये कि कोई भी नागरिक, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का जो नागरिक है, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए एक एसेट्स होता है। ये लोगों को बहुत बुनियादी चीज़ें इसको समझना चाहिए। अगर मुसलमान अगर शिक्षित नहीं है तो बहुत सारे लोग सिर्फ मुसलमानों पर इसका जो है ना जिम्मेदारी ठहरा देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये स्टेट की विफलता है, ये सरकार की विफलता है कि एक मुस्लिम युवक अशिक्षित क्यों रह गया, एक हिंदू युवक अशिक्षित क्यों रह गया, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप शिक्षा को देखेंगे तो ये स्टेट, कंकरेंट और सेंट्रल तीनों लिस्ट में आता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्यों नहीं शिक्षित हो पाई? तो पहली उसकी विफलता है। दूसरी बात यह है कि अगर स्टेट ने अगर कुछ उस तरीके का इंतज़ाम किया होता, सरकार ने इंतज़ाम किया होता, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ढाका से आता हूँ, ढाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। ढाका ब्लॉक जो है उसमें लगभग 3 लाख के आसपास मुसलमानों की आबादी है। 3 लाख के मुसलमानों की आबादी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जब एक डिग्री कॉलेज नहीं है तो अगर कोई मैट्रिक की पढ़ाई कर भी लेता है, +2 कर भी लेता है, तो ग्रेजुएशन कहाँ से करेगा? नहीं करेगा। उसको या तो मोतिहारी आना पड़ेगा, पटना आना पड़ेगा।
तो सबके पास तो हमारी तरह संसाधन है नहीं, और हमारे पास भी बहुत संसाधन नहीं थे। मैं थोड़ा सा लक्की था कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह पास कर करके मैं जामिया पहुंचा, फिर टिप्स पहुंचा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। थोड़ा मैंने मेहनत ज़्यादा की होगी, हो सकता है उसकी वजह से, लेकिन बाकी गरीब लोग कहाँ जाएंगे। तो जिस लोकेलिटी में सुविधाएँ देनी चाहिए थी सरकार ने, वहाँ सुविधाएँ नहीं दी है। तो मुसलमानों को इस एंगल से भी सोचना चाहिए कि भाई ढाका में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, क्यूटी में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, देवराज में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन उतनी बड़ी आबादी में सरकार ने एक डिग्री कॉलेज नहीं दिया। जब डिग्री कॉलेज दिया तो पढ़ेंगे नहीं, तो हम लोग वोट उस पर क्यों नहीं करें कि भाई हम वोट उसी को करेंगे जो यहाँ डिग्री कॉलेज खोलेगा। मेरा सवाल था कि जब आपके मुआशरे में वैसी चीज़ें नहीं हैं जिस पे आपको वोट करना चाहिए, तो आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं कि वो हमको सिर्फ बीजेपी से बचा लेगा इसलिए वोट कर दिया जाए? तो मुसलमानों को हमको लगता है कि थोड़ा इससे उभर के निकल गए। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ बीजेपी के विरोध में अगर वोट करोगे तो वो तो समझ रखे कि भाई ये जाएंगे कहाँ। 2015 में 2020 में मैं बहुत एक्टिव था इलेक्शन में, विधानसभा के कैंडिडेट लोग को गांव के लोग भगा देते थे मुसलमान। हम लोग खुद कह देते थे कि आप जाइए हिंदू भाइयों को देखिए, हम तो आपके हैं ही। तो जब आप इस तरीके से किसी को आपके सामने आप सरेंडर कर जाएंगे, किसी को थोक के भाव में जाकर आप वोट डालते आएंगे, तो अगला भी आपके लिए काम क्यों करेगा, फायदा उठाएगा। तो मुसलमानों को इस मुद्दे पर काम करना होगा कि भाई आप हमारे इलाके में हॉस्पिटल बड़ा खोलिए, आप हमारे इलाके में एक बढ़िया स्कूल खोलिए, आप हमारे इलाके में बढ़िया डिग्री कॉलेज खोलिए, एक पॉलिटेक्निक खोलिए, एक एएनएम कॉलेज खोलिए, जीएनएम कॉलेज खोलिए, तब हम जो है ना आपके साथ वोट करेंगे। और जब शिक्षा में बेहतरी होगी तो लोगों के सोच में भी बेहतरी होगी, और जाहिर सी बात है जो शिक्षित होगा वो कहीं से भी 2 रुपए की आमदनी करके लाएगा ही लाएगा। तो उस पर उस आधार पर मुसलमानों को वोट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब अपनी बात रखने के लिए। आपने काफ़ी वक्त दिया मुझे और हमारे दर्शकों को भी बताया कि मुसलमान समाज में क्या कमी है, और ओवरऑल राजनीतिक हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग पार्टियों में क्या कमी है और मुसलमान कहाँ पे फंसे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग फिर से बात करेंगे कभी। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए।